गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर पार्ट के बारे में बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो सॉफ्टवेयर पर रहेगा। तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जो हार्डवेयर है इसके अंदर हमारे पास क्या होता था, इनपुट डिवाइसेस थी, आउटपुट डिवाइसेस थी और मेमोरी थी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड तो ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे बच्चों वो करेंगे हम सॉफ्टवेयर की। ये आपकी यूनिट 1 का ही चैप्टर 2 है। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 2 है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अब देखो बच्चों, सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हम एक बहुत छोटी सी, जो सबसे छोटी टर्म है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो होती है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? जब भी आप किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। जनरल लैंग्वेज में भी अगर मुझे आपसे कोई काम कराना है तो मैं आपको कोई वर्ड बोलूंगी, उसे मैं क्या बोलूंगी? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना जनरल लैंग्वेज। ये बड़ा इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो हम क्या कमांड देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला देते ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख सकते हो आप। जब आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला देते हो, कंबाइन कर देते हो, एक सेट बना देते हो उनका, तो वो क्या बन जाता है? आपका प्रोग्राम। तो बच्चों इंडिविजुअल डेफिनेशन पूछी जाती है प्रोग्राम की। प्रोग्राम क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर उसका भी बड़ा रूप है। जब सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स को आप कंबाइन कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? आपका सॉफ्टवेयर। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से मिलकर बनता है। इतना क्लियर? अब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे पास ब्रॉडली जो है सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान से सुना बच्चों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं? क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं। और ये क्यों आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर? क्योंकि ये कंप्यूटर से, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं ये वाले सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आपका है डॉस। अब ग्राम सचिव में इसकी डेफिनेशन, एब्रिविएशन पूछी हुई थी डॉस की। डॉस की एब्रिविएशन क्या होती है? फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है बच्चों। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज तो आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, लेकिन इसको विंडो नहीं बोलते। कई बार बच्चे कहते हैं विंडो नहीं होता, वो विंडोज होता है, एस लगाते हैं पीछे, ठीक है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किससे डील करते हैं? सीधा आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर से, इसलिए इनका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब है नेक्स्ट बच्चों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? ये सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को मेंटेन करने में, सिस्टम को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। कैसे? अब मान लो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है विनजिप, ठीक है। विनजिप क्या करता है? आपकी फाइल को शॉर्ट कर देता है ना, जिप कर देता, कंप्रेस कर देता है, ठीक है। और आपका एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस का वैसे तो कोई काम नहीं होता, बट ये क्या करता है? वायरसेस को डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है आपके सिस्टम के, तो सिस्टम को मैनेज करने में काम आता है ना, इसलिए इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। विनजिप है आपका, एंटीवायरस है बच्चों, डिस्क क्लीन सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क को क्लीन करने के लिए, ठीक है, जिसमें फ्रैगमेंटेशन और डिफ्रैगमेंटेशन होती है, बहुत बड़ी चीजें होती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, अगर टाइम रहा तो मैं जरूर बताऊंगी आपको वो चीज भी, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर होते हैं। एक डिस्क बैकअप होता है कि मान लो आपकी जिस डिस्क में डाटा है वो करप्ट हो जाए तो क्या करोगे,
तो एक सॉफ्टवेयर आता है, वो डिस्क का बैकअप लेकर डेली के डेली बेसिस पे वो रख लेता है, जिससे कि अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाए तो दोबारा से आप रीलोड कर सको, आपका डेटा गायब ना हो। ठीक है, तो ये मैनेज करने के काम आते हैं सिस्टम को, इसलिए इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फाइन बच्चों, अब है अगला आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में बच्चों हमारे पास, जब मैंने आपको कंप्यूटर की जनरेशंस कराई थी वहां पर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमारे पास आई थी मशीन लैंग्वेज। ध्यान से सुना इस पार्ट को। दूसरी बार सेकंड जो आई थी हमारी लैंग्वेज वो आई थी असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये जनरेशंस थी आपकी। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो हम इंस्ट्रक्शंस यूज करते थे वो हम 0-1 की फॉर्म में करते थे। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया? असेंबली लैंग्वेज ने उनको निमोनिक्स बना दिए। क्या बना दिए? निमोनिक्स। तो क्वेश्चन यहां से भी बन गया बच्चों कि किस लैंग्वेज के अंदर हम निमोनिक्स यूज करते। निमोनिक्स मतलब क्या? जैसे आपको एडिशन कराना है मैथ्स के अंदर तो हम एडिशन लिखेंगे, यहां पर एक कोड वर्ड यूज कर दिया ऐड। मल्टीप्लीकेशन के लिए MUL यूज कर लिया। ठीक है, डिवीजन के लिए डिव यूज कर लिया। ये जो कोड यूज कर लिए ना बच्चों, इनको निमोनिक्स बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो तो इनका भी एडवांस आ गया। इसमें क्या, हाई लेवल लैंग्वेज तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है, जैसे C++ है। वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो एक इंग्लिश की फॉर्म में ही हम देते हैं। ऑल्दो इन लैंग्वेजेस के अपने सिंटेक्स होते हैं, अपनी ग्रामर, अपने रूल्स होते हैं, बट फिर भी इंग्लिश ऑलमोस्ट क्या है, नियर टू इंग्लिश है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं वापस लैंग्वेज ट्रांसलेटर पर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि अगर लैंग्वेज की आपसे जनरेशन पूछी जाए तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज और फिर हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें निमोनिक्स यूज होते हैं? वो होती है बच्चों असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पर। बच्चों जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, उसके लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मशीन आपकी डिजिटल है। ठीक है, वो 0-1 की फॉर्म में डाटा को एक्सेप्ट करती है, और यहाँ पर भी जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो 0-1 की फॉर्म में दे रहे हो, तो उसके लिए कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। ट्रांसलेटर की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, अब जैसे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपका कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता है, लेकिन आप भले ही उसको इंस्ट्रक्शन असेंबली में दे रहे हो, लेकिन उनको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। एक आप ये मान के चल सकते हो, जैसे आपका इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि दो लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उन दोनों को आपस की कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती है। जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, ये बोलेगा मशीन लैंग्वेज, 0-1 बोलेगा। ये ह्यूमन बीइंग है, ये इंग्लिश बोलेगा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज अगर ये इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को, उसको तो समझ नहीं आएगा। तो बीच में क्या होगा, एक इंटरप्रेटर होगा। ठीक है, जिसको हम ट्रांसलेटर बोलते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसलेटर होगा, वो क्या करेगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको मशीन में कन्वर्ट कर देगा, और जो मशीन लैंग्वेज ने जो आउटपुट दी थी अपना कैलकुलेशन करके आपके सिस्टम में, उसको वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों असेंबली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर यूज होता है वो होता है आपका असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली से इंस्ट्रक्शंस को उठाएगा और उनको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, ट्रांसलेट कर देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में, इसलिए हम इसको असेंबलर ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो बच्चों लैंग्वेज की जनरेशन आपको पता होनी चाहिए। मैं बहुत चीजें यहाँ पे कवर कर रही हूँ। लैंग्वेज की आपको टाइप्स पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं। असेंबली में असेंबलर, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर जो यूज होते हैं बच्चों वो होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्या होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो ये सब क्या है, ट्रांसलेटर तो है ही है। क्वेश्चन बनता है ट्रांसलेटर का, हाउ मेनी ट्रांसलेटर्स वी हैव इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वी हैव 3 ट्रांसलेटर। कितने ट्रांसलेटर रखते हैं हम, 3, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर का आपको बता दिया कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है वो आपका असेंबलर होता है। कंपाइलर क्या करता है बच्चों,
जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें यूज़ होता है ये। और ये सोर्स कोड को, हाई लेवल लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में आपने कोड लिखा है उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में लिखा तो सी सोर्स कोड, C++ में लिखा तो C++ सोर्स कोड, जावा में लिखा तो जावा सोर्स कोड, ठीक है। तो जो सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोलते हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को, दोनों ही आपके हाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, बट डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी और ग्राम सचिव में ये डिफरेंस भी पूछा गया था। तो कंपाइलर क्या करता है बच्चों, आपका जो सोर्स प्रोग्राम है उसको कंप्लीटली पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेट करके ये उसका कोड बनाता है, एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो होल प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करके उसका एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है, वो है कंपाइलर, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन, जैसे एक लाइन इसने रीड की, इसको कोई एरर नजर आई, आपको उसका रिजल्ट दे दिया कि भाई यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन पर एरर है, आपको ठीक करनी पड़ेगी। जब तक आप उसको ठीक नहीं करते हो आगे नहीं बढ़ने देता वो, ठीक है। तो इंटरप्रेटर भी आपकी क्या करता है, पहले ये लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और वो मशीन लैंग्वेज के साथ वो चेक करता रहता है। उसके बाद जब लाइन बाय लाइन सारी चेक हो जाती है ना, उसके बाद होल प्रोग्राम को वो कंपाइल करता है, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जिनमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होते हैं, बट जो आपकी C और C++ लैंग्वेज है उनमें सिर्फ कंपाइलर ही यूज होता है। और जो विजुअल लैंग्वेजेस हैं बच्चों, वहां पर आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होते हैं। इंटरप्रेटर, ये मान के चलो कि इंटरप्रेटर इंडिविजुअली कहीं पर भी यूज नहीं होता, किसी लैंग्वेज के अंदर भी इंटरप्रेटर यूज होता है सिर्फ लाइन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो वहां पर आपका कंपाइलर ही यूज होता है, ठीक है। तो ये था आपका हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हमारे पास 3 ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको गिवन होंगे। फिर आपको ये पता होना चाहिए ये असेंबली के लिए है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल के लिए है, बट डिफरेंस क्या है, कंपाइलर सारे के सारे सोर्स कोड को एक बार में ही एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। ये बेसिक डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, और इधर थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ, ज्यादा उधर हो गया है तो इसके अंदर यहां लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। जो आपके पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं ना बच्चों, पैकेज सॉफ्टवेयर जैसे आपका अडोब है, जो बने बनाए सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है और आप अपने पर्पस के लिए उनका यूज कर सकते हो। अडोब यूज करते हैं ना हम सब, फोटोशॉप, ठीक है, कॉरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है, ड्राइंग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। और आपका फ्लैश है, ये तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत। तो पैकेज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, जिनको आप पैसे देकर खरीद सकते हैं और डायरेक्टली आप उनका यूज कर सकते हैं। इनमें आपको कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको फोटोशॉप में काम करना है, फोटोशॉप खरीद लो भाई, ठीक है। अगर आपको अडोब चाहिए तो अडोब ले लो आप, ठीक है। तो बने बनाए सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला है टेलर्ड सॉफ्टवेयर। जो टेलर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं आपके, टेलर्ड सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। मैं यहां से फिर रब कर दूंगा, थोड़ा सा यहीं पे कर देते हैं थोड़ा सा रब इसको। जो टेलर्ड सॉफ्टवेयर होता है बच्चों, उसको हम कस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। जैसे टेलर क्यों रखा इसका नाम, अब जैसे हम स्टिचिंग कराने के लिए जाते हैं तो टेलर क्या करता है, हमारी मेजरमेंट लेता है, उसके हिसाब से हमारे कपड़े स्टिच करता है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं ना। और कस्टम सॉफ्टवेयर, कस्टम भी वही होता है जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बच्चों जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और नया एक सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट का है वो हो सकता है, या आपके पास एक ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है उसको आपको मॉडिफाई कराना है। वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, आपके कस्टम सॉफ्टवेयर के आते हैं, जिसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे ईआरपी का सॉफ्टवेयर वैसे तो मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, बट उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको कस्टम कराना पड़ता है, कस्टमाइज कराना पड़ता है। पेरोल है, पेरोल का है, एक वर्ल्ड वाइड पेरोल का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में, लेकिन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई कराना पड़ता है, ठीक है।
तो जिनको मॉडिफाई कराना पड़ता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनको हम टेलर्ड और कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और पैकेज सॉफ्टवेयर जो बने बनाए होते हैं, जिनको एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये दोनों ही सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है कि जिससे यूज़र का जो पर्पज़ है वो फुलफिल हो जाए, वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपके सिस्टम का जो वर्क है वो फुलफिल हो जाए, सिस्टम को मैनेज कर दिया जाए उसके थ्रू, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आई होप कि बच्चों ये जो पार्ट है आपका सॉफ्टवेयर वाला भी क्लियर हो गया होगा। हार्डवेयर हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया, सॉफ्टवेयर हमने इस लेक्चर में कर लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये वाला जो पार्ट है ना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इनका रिवीजन करना, एक लेक्चर में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि मैडम जल्दी इतना मत करो, धीरे धीरे करा दो लेकिन अच्छे से करा दो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में भी ले रही हूँ इन टॉपिक्स को, ठीक है। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आता है और कुछ और मॉडिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, और जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे, कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक के चैनल पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो बच्चों वहाँ पर, लेकिन मैं इतना फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप अपने मैसेज वहाँ भी आप डाल सकते हैं अगर आपके बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। अदरवाइज़ आप कमेंट डाल देना, तो कमेंट को मैं जल्दी देख लेती हूँ। दूसरा क्या है कि वीडियो अगर पसंद आए, वो तो है ही कि आप लाइक शेयर और कमेंट तो करेंगे ही करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चे कहते हैं कि मैडम इसी तरीके से आप पढ़ाते रहो, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को जो उनका टारगेट है वहाँ तक पहुँचाए, और मेरा पर्पस सिर्फ यही है बच्चों, आपका जो टारगेट आपने सेट किया है उसमें मैं अगर आपके साथ हेल्प कर पाती हूँ तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेस्टीज का इशू रहेगा। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इनका रिवीजन कीजिएगा, मैं जल्दी आती हूँ नया टॉपिक लेकर। थैंक यू वेरी